नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। देखिए, कोई भी लेसन पढ़ने से पहले जब हम लेसन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय देखते हैं। कोई भी लेसन हो, जैसा कि मैं हर क्लास के अंदर बोलता ही हूँ, हर परिचय के अंदर बोलता ही हूँ, आप कहीं जाओगे तो सबसे पहले आपका परिचय ही पूछा जाएगा कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या नाम है, माता पिता का क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सभी चीज़ें पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जब हम लेसन शुरू करेंगे तो लेसन का परिचय पहले जानना जरूरी है कि यहाँ पे विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार इस लेसन का नाम क्यों पड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले है विभिन्न मानक। विभिन्न मानक यानी देखो, हर देश का कोई ना कोई मानक होता है, ठीक है, कोई ना कोई मानक होता है। अभी आपको मैं बताऊं, जैसे कि हमारे यहाँ की एक संस्था है, जिस संस्था का नाम है BIS। क्या नाम है? BIS। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्या करती है? जैसे कि भारत के अंदर कोई नई इकाई बनती है, ठीक है, या भारत के अंदर कोई नया टूल बनता है, कोई नया औजार बनता है, कोई कंपोनेंट बनता है, तो उनका मानकीकरण करने का काम कौन करता है? हमारा BIS करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर देश की एक संस्था ऐसी होती है जो वहां पर बनने वाले प्रोडक्ट का मानकीकरण करती है। समझ में है क्या कहना चाहता हूं? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे ये आता है विभिन्न मानक, इसलिए इसके अंदर आ रहा है क्योंकि इस लेसन के अंदर हम मानक को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? मानक को पढ़ने वाले हैं। और ट्रेड औजार, हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत इतने टूल्स आते हैं। वैसे तो बेसिकली आप जब से इस दुनिया में आए हो तब से 2-3 टूल्स तो देख ही रहे हो, जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है, लेकिन उनको आप अलग नाम से जानते हो, प्लास, पेचकस। अब उनका नाम आपको चेंज करना होगा। कॉम्बिनेशन प्लायर जो है, जिसे हम प्लास बोलते हैं, उसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलना है, पेचकस को हमें स्क्रू ड्राइवर बोलना है। इसी प्रकार के बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक आप जानते भी नहीं, आप भी नहीं जानते, जान जाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनका नाम आप पहली बार सुनोगे, जिनको आप पहली बार देखोगे। तो ऐसे टूल्स का हम इस लेसन में अध्ययन करने वाले हैं कि इनकी माप क्या होती है, ये कितनी साइज का हमारे काम आता है, किस धातु का ये बना हुआ होता है, तो वो सभी हम इस लेसन के अंदर देखने वाले हैं। ये तो हो गई परिचय की बात, ठीक है, परिचय कंप्लीट हो गया। इसके बाद में बात आती है मानक की, कि ये मानक जो है होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कोई भी राशि हुई, इंडिया की कोई भी राशि हुई, जब इंडिया के अंदर कोई राशि बनाई जाती है तो सबसे पहले वो BIS के पास जाती है। भाई, BIS को हम जाकर के बोलेंगे कि ये राशि है, ये हमने बनाई है, या फिर कोई प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये प्रोडक्ट जो है BIS के पास जाएगा। BIS यह निर्धारित करेगा कि ये मार्केट में, यानी कि भारत में चलने लायक चीज़ है या नहीं है। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो BIS साफ मना कर देगा कि ये भारत के अंदर नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये BIS का काम है। तो यहाँ पे सवाल ये था कि मानक क्या है। देखिए, जैसे कि लंबाई है, लंबाई को हम किस में मापते हैं? लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। हमने जो है लंबाई का मात्रक बनाया मीटर। हमने क्या बनाया? लंबाई का मात्रक मीटर बनाया, और इस मीटर को और इस लंबाई को उठा करके लेकर के जाते हैं हम BIS के पास। किसके पास लेकर के जाते हैं? BIS के पास। BIS के पास जैसे ही लेकर के जाते हैं, BIS देखेगा कि ये बात सही है या नहीं है, ठीक है। वो बाल की खाल निकालेगा, मतलब वो मीटर है, पहले फुट देखेगा, फुट के अंदर इंच देखेगा, mm देखेगा, सभी चीज़ों को देख करके फिर वो निर्धारित करेगा हाँ ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में BIS ने क्या कर दिया? इसका मानकीकरण किया। तो यहाँ पे मानक क्या हो गया? ये हमारे पास मीटर मानक हो गया। क्या हो गया? मीटर मानक हो गया। हो सकता है मैंने पहले वाली क्लास में आपको कुछ और बताया होगा, उसको चेंज कीजिए फिर से। यहाँ पे मानक कौन होगा? मीटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मीटर मानक हो जाएगा। मतलब जो चीज BIS के द्वारा निर्धारित की गई है वह मानक होता है, ठीक है। BIS क्या है? केवल एक संस्था है। BIS क्या है? केवल एक संस्था है। और BIS कहां की संस्था है? भारत की संस्था है। कहां की संस्था है? भारत की संस्था है। अच्छा, 2-3 दिन पहले मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया, तुम्हें में से किसी ने किया होगा कि सर क्या फिर तो ऐसा भी हो सकता होगा कि जो हमारे देश में जो चल रहा है फिर वो दूसरा देश, मतलब हो सकता है ना ऐसा? भाई सर, जो हम बना लिए वो दूसरा देश बना करके, मतलब वो तो एक तरह से चोरी हो गई। चोरी हो गई
मतलब हम जो बना लिए उसमें कुछ चेंजमेंट करके अगर दूसरा देश चलाए तो ठीक है, लेकिन एज इट इज जो हम बना रहे हैं वही कोई और बना रहा है तो उसमें थोड़ा फिर वो चोरी, एक तरह से चोरी कहलाएगी, या फिर कहे कि कॉपी करना कहलाएगा। तो ये कॉपी ना हो इसके लिए कौन सी संस्था बनाई गई? ISO। क्या बनाई गई? ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये एक संस्था है जो सभी देशों पर लागू होती है, यानी कि यहां पर जो चीज बन चुकी है वो यहां पर ISO के पास भी जाएगी। मतलब ISO के पास पूरा डेटा रहेगा। सबसे पहले हमारा डेटा किसके पास गया? BIS के पास। BIS डाटा कहां भेजेगा? ISO के पास। अभी सभी देश जैसे कि अमेरिका, जापान, जितने भी देश है, सभी देशों का डेटा जो है हमारे पास ISO के पास रहता है। ISO यानी क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। पूरा डेटा इसके पास रहेगा। अभी जैसे कि मान लो भारत के अंदर पहले से कोई चीज चल रही है और उसकी कॉपी कर ली जापान ने। ठीक है, जापान ने इसकी कॉपी कर ली। अब ये कॉपी कर ली, ये सबसे पहले कहा जाएगा अपनी संस्था के पास जाएगा। जैसे कि अपने यहाँ पे BIS है, वैसे ही ये अपनी संस्था के पास जाएगा। JIS जो भी इसकी संस्था होगी उसके पास जाएगा, अपने मानक के पास जाएगा और संस्था के पास जाएगा। संस्था के पास जाकर के ये मानकीकरण कराएगा। ये तो मानकीकरण कर देगी, लेकिन फिर ये जो संस्था है ये कहाँ भेजेगी इस प्रोडक्ट को या फिर इस डेटा को? ISO के पास भेजेगी। अब अगर भारत का डेटा इसके पास पहले से होगा तो ISO साफ मना कर देगा, नहीं ये चीज पहले से भारत ने बना रखी है, ये आप नहीं चला सकते। ठीक है, इसमें कुछ चेंजमेंट कीजिए। तो इसी प्रकार से क्या होता है, पहले BIS आ गया जो कि इंडिया लेवल की है, और फिर इसके बाद में ISO आ गया जो कि इंटरनेशनल लेवल की है। कुछ समझ में आया BIS ISO के बारे में? ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में मानकीकरण। जैसे कि मैंने बताया कि मानक क्या होता है। मानक क्या होता है? लंबाई था, लंबाई का जो मात्रक था मीटर था। लंबाई का मात्रक क्या था? मीटर। ये क्या हो रहा था? ये मानक था, मतलब जो चीज की हम संतुष्टि कराने जा रहे थे। जैसे कि मैं बताऊं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास गए, आपको बुखार है। आपकी बीमारी क्या है? बुखार है। क्या है बीमारी? बुखार है। तो वही समझ लो, इसको हम लेकर के जाएंगे ISO के पास या फिर BIS के पास। BIS क्या है? डॉक्टर है, और ये क्या है? बुखार है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मानक है। यहां पे बुखार को मानक कहा जा रहा है बस। यहां पे ये क्या हो गया? मानक हो गया। मानक को हम लेकर के जाएंगे BIS के पास। समझ में आ गई चीज? मानक क्या है? जो हमारे द्वारा बनाया गया है उसको हम BIS के पास लेके जाएंगे। BIS क्या है? एक संस्था है जो क्या करेगी? मानकीकरण करेगी। जैसे कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या करता है? चेकअप करता है, इलाज करता है। तो वहां पे तो डॉक्टर इलाज करता है, यहाँ पे इस इलाज को क्या कहा जाता है? मानक के द्वारा, जो BIS के द्वारा जो किया जा रहा है उसको मानकीकरण कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती जा रही है। अब जो है हम BIS को थोड़े और डीपली पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है BIS आपके एग्जाम्स के अंदर काम ना आए, लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ी सी जो है जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो हमारे पास BIS है, इसकी स्थापना कब हुई थी? BIS की स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंदर। 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई। अच्छा, ये कितनी डेट को बनाया गया था? 23 दिसंबर 1986। ठीक है, 23 दिसंबर 1986 को ये क्या हो गया था? लागू कर दिया गया था। मतलब 1986 के अंदर ये कोई कंफर्म नहीं कि ये बनाया कब गया था, ये कभी भी बनाया गया होगा, लेकिन लागू करने की जो डेट थी वो थी 23 दिसंबर 1986। अब ये क्या हो गया? ये एक एक्ट हो गया। मतलब एक्ट 1986, मतलब 1986 के तहत। बात समझ में आ गई? एक्ट को क्या बोलेंगे? 1986 के तहत। सबसे पहले ये 1986 के अंदर बनाया गया। इसके बाद में धीरे धीरे भाई, पहले के टाइम पे कागजों में काम होता था। पहले के टाइम पे कागजों में काम होता था। कागजों में जितना भी ये डेटा है पेपर्स में लिखा जाता था। अब इसके बाद में जो आपको पता है, पहले नोकिया चल रहा था, मोबाइल चल रहा है, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। तो इस BIS संस्था के अंदर जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसके अंदर कुछ चेंजमेंट लाए गए, मतलब कुछ अपडेट लाए गए। और ये अपडेट कब लाए गए? 2016 के अंदर। कब लाए गए? 2016 के अंदर। और इसकी डेट थी 22 मार्च 2016। कितनी? 22 मार्च 2016। 22 मार्च 2016। लागू कब किया गया था? 12 अक्टूबर
अक्टूबर 2017 को ये लागू कर दिया गया था। ये जो अभी प्रेजेंट में जो एक्ट चल रहा है वो चल रहा है 2016। आपकी बुक्स के अंदर 1986 दे रखा है, ठीक है, लेकिन 1986 कब था? पहले था 2016 से पहले। 2016 के अंदर इसके अंदर अपडेट लाएंगे। और अभी अगर आपको पूछे बीआईएस का कौन सा एक्ट चल रहा है, तो चल रहा है 2016 एक्ट चल रहा है। कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2017 को लागू किया गया था। लेकिन बन तो पहले ही गया था ना, अधिनियम, ठीक है, इसको बोलते हैं अधिसूचित। अधिसूचित जो डेट अधिसूचित की रहती है ना, एक्ट वही बनता है। अधिसूचित का मतलब है अपडेट कर दिए गए थे, लागू बाद में किया गया था, अपडेट कर दिए गए। जैसे कि एक गणतंत्र दिवस होता है, एक स्वतंत्र दिवस होता है। स्वतंत्र दिवस को हम स्वतंत्र हुए थे और गणतंत्र दिवस को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो उसी प्रकार से स्वतंत्र तो ये पहले ही हो चुका था, बन तो ये पहले ही चुका था, लेकिन लागू बाद में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में किसी ने पूछा मेरे से कि सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, जो मेन ऑफिस है वो कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर, बात समझ में आएगी? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी 5 ब्रांचें बनाई गई है। कितनी ब्रांचें बनाएगी? इसकी 5 ब्रांचें बनाई गई है, जो कि पहली कहाँ होगी? पहली हो जाएगी दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली। दूसरी हो जाएगी कोलकाता, तीसरी हो जाएगी चंडीगढ़, चौथी हो जाएगी मुंबई, और एक हो जाएगी लास्ट वाली बच रही है, जो कि है दिल्ली होगी, चेन्नई होगी, मुंबई हो गया, चेन्नई। लास्ट वाली हो जाएगी चेन्नई। ये 5 ब्रांचें हैं। क्या है? ये 5 ब्रांचें, मतलब ये 5 ब्रांचें तो मुख्य है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी 5 ब्रांचें गई, कहाँ कहाँ गई? दिल्ली में गई, कोलकाता में गई, चंडीगढ़ में गई, मुंबई में गई, चेन्नई में गई। ये 5 ब्रांच हो गई। अब यहाँ पे भाई मुंबई बहुत बड़ा है, मुंबई बहुत बड़ा एरिया है, तो मुंबई के लिए भी 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पे इनकी ब्रांचें चल रही है। मतलब हेडक्वार्टर की ब्रांच ये रही, ठीक है, इनकी ब्रांचें भी और 2-3 जगह है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से इसको बनाया गया। अब अगर इसके डायरेक्टर की बात करें, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है अभी प्रेजेंट में है रामविलास पासवान। इसके डायरेक्टर की बात करें, अगर बीआईएस के डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर कौन है इसका? रामविलास पासवान, ठीक है, ये इसका डायरेक्टर हो गया। इसके अलावा अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा। ये इसका सिंबल होता है। ज्यादातर आप देखते होंगे ज्वेलरी वगैरह पर ऐसा सिंबल जरूर लगा हुआ आता है, ठीक है। इसका मतलब वो है कि ये भी ज्वेलरी, जो ज्वेलरी है ये भी बीआईएस के अंदर ही आती है। अब इसके जो है ना कई एरिया होता है, मतलब एक एरिया तो होता होगा ना भाई, बीआईएस यहीं लागू हो सकता है, यहाँ लागू नहीं होता होगा, कोई तो एरिया होता होगा। तो वो जो एरिया है वो 10 एरिया होते हैं। वो एरिया मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। 10 एरिया है, अलग अलग एरिया है, क्योंकि हर एक एरिया को समझाना पड़ेगा, नाम इस तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 10 एरिया ऐसे होते हैं। तो ये तो बात हो गई बीआईएस की। तो बीआईएस का पूरा नाम क्या है भाई? बीआईएस का पूरा नाम हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। और आईएसओ का अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, इसको आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। आईएसआई का पूरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि सॉरी मैंने आपको बताया नहीं आईएसआई क्या है। देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा अगर कोई चीज़ निर्धारित कर दी जाती है भाई ये इंडिया में बिकने लायक है, तो उसके ऊपर बीआईएस एक साइन मारता है, जो साइन होता है आईएसआई का। आपने बेसिकली कई प्रोडक्ट के ऊपर आईएसआई लिखा हुआ देखा होगा, जैसे कि स्विच वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, पाइप वगैरह, सब पे आईएसआई का चिन्ह होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका मतलब है कि ये चीज़ बीआईएस के पास गई हुई है, बीआईएस के द्वारा इसका मानकीकरण किया गया है, ठीक है। तो ये होता है आईएसआई, जो कि क्या है? बीआईएस का चिन्ह है। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। देख लेना भाई,
ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये 3 डेफिनेशन याद रखनी है। BIS कहाँ काम करता है ये याद रखना है। BIS कहाँ काम करता है? भारत में काम करता है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ISO काम करता है। ISI क्या है? ये BIS का साइन है, जो कि इसकी फुल फॉर्म ये होती है। यहाँ पे BIS कंप्लीट हो गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इसको अगर आप यहाँ भी याद नहीं रखो तो चलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें तो याद रखो। इसके बाद में हम बात करेंगे राशियों पर। जो राशियाँ होती है, जैसे कि राशियाँ होती है, एक तो होती है अपने पास लंबाई इंटू चौड़ाई हो गई, एक लंबाई होगी, लंबाई मीटर में मापी जाती है, ठीक है। जो लिक्विड होता है वो लीटर में मापा जाता है। तो ये सब क्या है? मात्रक है। क्या है? ये सब मात्रक है। हर चीज़ का कोई ना कोई मात्रक होता है। गेट है, गेट कितनी लंबाई का है, गेट की क्या साइज है, हर चीज़ का कोई मात्रक है। अब ये मात्रक जो है ना, ये होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमें ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी कौन सी चीज़ हमें कितनी लेनी है। भाई आप कोई दुकान पे जा रहे हो दाल लेने के लिए, तो उसको ऐसे थोड़ी बोलोगे इतनी ही दे दे, ऐसे थोड़ी बोलोगे 1 kg दे दे, आधा kg दे दे, ये तो बोलोगे ना। ठीक है, सेम उसी प्रकार से मात्रक जो है बहुत जरूरी है। मात्रक हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक यानी कि मूल राशियाँ। ये मूल राशियाँ क्या होती है? जो कि पहले से चलती आ रही है, पहले से यानी राजा महाराजाओं के टाइम से ही चलती आ रही है। इनको हम चेंज नहीं कर सकते, मूल राशियों को हम बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लंबाई मूल राशियों के अंदर आती है। मैं आपको बता दूं, लंबाई जो है मूल राशियों में आती है। ऐसा थोड़ी है कि लंबाई को अपन जो है kg में उसमें लीटर में बदल देंगे, नहीं हो सकता ना, नहीं बदल सकते ना। तो ये यही रहेगी, इसको हम कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल सकते। इसके बाद में राशि आती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न जो राशियाँ होती है वो मूल राशियों से मिलकर के बनती है। व्युत्पन्न जो राशियाँ होती है वो मूल राशियों से मिलकर के बनती है। एग्जाम्पल, इसके अंदर आ जाएगा क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। ये किस किस से मिलकर के बना है? ये हमारे पास इसी से, लंबाई से तो मिलकर के बना है। भाई लंबाई इंटू चौड़ाई, एक्चुअल में देखा जाए तो चौड़ाई भी होती तो मीटर में ही है ना। तो यहाँ पे इसी से मिलकर के हमारे पास एक नया मात्रक बना, जिसे हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। तो क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है कि सबसे पहले मूल राशियां बनाई गई जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में व्युत्पन्न राशियां बनी जो कि 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर के बनी हुई है। 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर के बनी हुई है, वो हमारे पास व्युत्पन्न राशियां होती है। व्युत्पन्न राशियां समझ में आई? व्युत्पन्न राशियां क्या होती है समझ में आ रहा है? देखिए, कुछ राशियां थी जो राजा महाराजाओं के टाइम से चलती आ रही थी, जो कि पहले ही बना दी गई थी, जैसे कि लीटर, मीटर, ये सब पहले से बनी हुई है। इनको हम बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम लीटर को जो है मीटर में बना दें, मीटर को लीटर में बना दें या kg में बना दें, ऐसा नहीं होगा। जो चल रहा है वो चलता रहेगा। अब इनसे मिलकर के हम और कुछ बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या बन जाती है? व्युत्पन्न राशियां बन जाती है। 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर के व्युत्पन्न राशियां बनती है। क्या बनती है? 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर के व्युत्पन्न राशियां बनती है। तो ये तो हो गई व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां समझ में आ गई, व्युत्पन्न राशियां समझ में आ गई। पूरक राशियां बची हुई है। पूरक जो राशियां होती है, पूरक जो राशियां होती है, ये किससे मिलकर के बनती है? ये किसी से मिलकर के नहीं बनती है। पूरक राशियां कोणों के लिए बनाई गई। हमारे पास 2 कोण होते हैं, एक स्टेरेडियन में मापा जाता है और एक रेडियन में मापा जाता है। एक को हम प्लेन कोण कहेंगे, एक को हम ठोस कोण कहेंगे। जो हमारे पास प्लेन कोण रहेगा, ठीक है, इसको हम किस में मापेंगे? रेडियन में मापेंगे। किस में? रेडियन में मापेंगे। और ठोस कोण को किस में मापेंगे? स्टेरेडियन में मापेंगे। किस में? स्टेरेडियन में मापेंगे। ये 2 प्रकार के कोण होते हैं हमारे पास। ये जो दोनों कोण है केवल 2 ही होते हैं। और ये दोनों कोण कौन से कोण होते हैं? पूरक राशियों में आते हैं। दोनों कोण किस में आते हैं? पूरक राशियों में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। देखिए, जो हमारे पास प्लेन कोण और जो ठोस कोण है, ये दोनों कोण किसके अकॉर्डिंग आते हैं? ये पूरक राशियों के अकॉर्डिंग आते हैं। ये पूरक राशियां होती है। यहाँ पे ये 2 कोण होते हैं जो पूरक कोण होते हैं। केवल इतना याद रखना है। पूरक राशियां किसके लिए बनाई गई है? कोणों के लिए बनाई गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बना देता हूँ, भाई ये प्लेन कोण कौन सा होता है, ठोस कोण कौन सा होता है। देखिए, जैसे कि एक त्रिभुज बनता है, ठीक है, एक आयत बनता है, तो इनके अंदर ये कोण काम में आते हैं। ये कोण कौन से होते हैं? ये प्लेन कोण होते हैं जो कि रेडियन में मापे जाएंगे। इसके बाद में होता है ठोस कोण। ठोस कोण क्या होता है? 3D डायग्राम्स होते हैं। 3D होते हैं। एक शंकु बना दिया, पीछे से भी नजर आ रहा है, आगे से भी नजर आ रहा है। 3D का मतलब है कि हम इमेजिन कर सकें कि इसके पीछे क्या है। हम आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक जब हम देखते हैं, एडी में चल रही होगी ना आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक,
तो उसके अंदर क्या होता है, हमें 3D डायग्राम बना करके दिखाते हैं। 3D यानी हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसके पीछे ऐसा होगा, ठीक है, तो वो होते हैं 3D डायग्राम। तो 3D डायग्रामों को हम स्टेरेडियन में मापेंगे, जो कि हम ठोस कोण जिन्हें हम कहते हैं। तो ये हो गए आपके कोण। बात समझ में आ गई, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। एक चीज़ और, BIS की जो अगर हम कार्य जाने कि BIS का कार्य क्या है, तो BIS का सबसे मुख्य कार्य है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। क्या कार्य है? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। हितों यानी क्या होता है, जैसे कि एक तो जिसके अंदर उपभोक्ता यानी कि हम जो मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, एक तो हमारा चीज़ के प्रति विश्वास, भाई हमें विश्वास है ये चीज़ ठीक है, ठीक है, तो वो रक्षा कौन ही करता है, हमारे विश्वास की रक्षा कौन करेगा? BIS ही करेगा। BIS का साइन ही हमें बताएगा कि आप गलत चीज़ नहीं ले रहे, आप सही ले रहे हो, ठीक है। तो ये हित हो गए, हितों के अकॉर्डिंग आ गए। एक हितों के अंदर हमारी इन पैसा आ जाता है कि हम जो पेमेंट दे रहे हैं वो पेमेंट फालतू ना जाए, हमें लोकल चीज़ दे करके और हमारे से असली चीज़ का पैसा ना लिया जाए। ये कार्य भी कौन कर रहा है? BIS ही कर रहा है। कौन कर रहा है? BIS ही कर रहा है। ये सब BIS के कार्य है। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं, BIS का कार्य इतना ही है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। ये जो है हमें धोखाधड़ियों से बचाता है, हमें कोई नकली चीज़ दे करके असली के पैसे नहीं ले सकता। कोई हमें गारंटी वाली चीज़ दे रहा है तो वो गारंटी वाली देगा, बिना गारंटी वाली नहीं देगा। ये चीज़ें कौन रक्षा करेगा? BIS करेगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो जो कि परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं। थैंक यू।